Hello everyone, welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss about types of reasoning in which we will cover inductive reasoning and deductive reasoning. ये लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आर्ग्यूमेंट का जो टॉपिक है आपका लॉजिकल रीजनिंग का, उसको समझने से पहले आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए पहले हम इन दोनों के बारे में जानेंगे एंड देन आगे की चीज़ें कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडक्टिव रीजनिंग को मैं एक आपको स्टोरी की मदद से समझाने की कोशिश करूंगी। इंडक्टिव रीजनिंग के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, IND। इससे आपको क्या याद रखना है, इंडिया। इंडक्टिव रीजनिंग से आपको क्या याद रखना है, इंडिया। अब इंडिया से क्या मतलब है, इंडक्टिव रीजनिंग से आपको इंडिया याद रखना है कि आप इंडिया में कहीं घूमने गए। मान लीजिए आप गुजरात गए, गुजरात में आप घूमने के लिए गए। गुजरात में आपने देखा कि जो गुजरात के लोग हैं उनको ड्रेसिंग सेंस अलग है, उनके यहाँ मैरिज अलग तरह से होती हैं, उनके यहाँ जो डांस फॉर्म है वो अलग है बाकी राज्यों के मुकाबले, बाकी स्टेट्स के मुकाबले, ठीक है। और गुजरात में जो है अलग तरह की संस्कृति फॉलो होती है, वहाँ की बोली भी अलग है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली कि गुजरात के लोगों का कल्चर ये है। उसके बाद आप जाते हो पंजाब। पंजाब में आप क्या देखते हो, पंजाब में आप देखते हो कि पंजाब के लोगों का जो है पगड़ी बांधते हैं। पंजाब के लोगों का खान पीन थोड़ा गुजरात के लोगों से अलग है, ठीक है। और वहाँ पर जो डांस है गुजरात के लोगों का अलग है और पंजाब के लोगों का अलग डांस है, डांस भी अलग है। यानी गुजरात के लोगों का कल्चर अलग है और पंजाब के लोगों का कल्चर अलग है। ये आपने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया। उसके बाद आपको जाना होता है, आप जाते हो, मान लीजिए आप बंगाल जाते हो। बंगाल आप गए, वहाँ आपने देखा कि वहाँ के लोगों का कल्चर अलग है। उन लोगों का पंजाब और गुजरात के लोगों से बिल्कुल अलग है, वहाँ का ड्रेसिंग सेंस, उन लोगों की बातचीत करने का तरीका अलग है, उनका लैंग्वेज अलग है, तो उनके यहाँ एक अलग कल्चर फॉलो होता है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि गुजरात, पंजाब और बंगाल तीनों जगह का कल्चर अलग है, अलग अलग चीज़ें फॉलो करते हैं वहाँ के लोग। तो आप क्या कंक्लूड करोगे, आप क्या मानोगे कि जो हमारा इंडिया है, जो भारत है, वो एक मल्टीकल्चरल नेशन है। यानी इंडिया इज ए मल्टीकल्चरल नेशन, भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। आपने ये कंक्लूड कर दिया। पहले आपने स्पेसिफिक चीज़ें देखी, उसके बाद आपने एक जनरल कंक्लूजन दे दिया कि भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। इसी तरीके से हम रियल लाइफ में भी इस चीज़ को बहुत यूज़ करते हैं। तो हम इंडक्टिव रीजनिंग का इसी तरीके से समझ सकते हैं कि इन इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स आर यूज्ड टू इन्फर जनरल कंक्लूजन। यानी हम कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन या फिर स्टेटमेंट के बेस पर एक जनरल कंक्लूजन तक आते हैं। स्पेसिफिक फैक्ट्स को ऑब्जर्व करके उनको जोड़ के फिर हम एक जनरल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, उसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। और ये डिडक्टिव रीजनिंग का अपोजिट होता है। डिडक्टिव रीजनिंग हम आगे जानेंगे कि क्या होता है। तो इंडक्टिव रीजनिंग में हमने क्या देखा कि स्पेसिफिक होगा एंड देन जनरल कंक्लूजन आएगा। एक एग्जाम्पल इसका हो सकता है, इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि संजय इज मॉर्टल, राम इज मॉर्टल। संजय इज स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक पर्सन है। राम भी एक स्पेसिफिक पर्सन है एंड श्याम इज आल्सो ए स्पेसिफिक पर्सन। संजय भी मॉर्टल है, राम भी मॉर्टल है, श्याम भी मॉर्टल है, तीनों मॉर्टल हैं। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, दैट ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है। इन तीनों प्रीमाइस को देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद हम एक जनरल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ऑल मैन आर मॉर्टल। इस कंक्लूजन पर हम पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि स्पेसिफिक चीजें हमने नोट की, हमने ऑब्जर्व किया और उसके बाद हम इसको जनरलाइज कर देते हैं। पहले ये स्पेसिफिक थे और हमने एक सभी लोगों पर जनरलाइज कर दिया, इसको सारे ही मैन पर लागू कर दिया कि सारे ही मैन मॉर्टल होते हैं। ये तीनों ही स्पेसिफिक पर्सन्स थे, लेकिन हमने फिर इसको जनरलाइज कर दिया, सारे ही मैन पर ये अप्लाई कर दिया कि ऑल मैन आर मॉर्टल। इसी तरीके से इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इसको आप अपनी रियल लाइफ में भी देख सकते हो। जैसे अगर आप कपड़ा लेने जाते हो कोई मार्केट में, या फिर आप सब्जी वाले से सब्जी खरीदने जाते हो। पहली बार आप सब्जी खरीद के लाए तो सब्जी बहुत ज़्यादा ताज़ा निकली, अच्छी निकली। आप दूसरी बार सब्जी खरीद कर लाए उसी सब्जी वाले से,
तो वो भी बहुत ज़्यादा साफ सुथरी और ताज़ा निकली। तीसरी बार में भी यही हुआ। तो आप क्या कंक्लूड कर देते हो कि ये जो सब्जी वाला है ये बहुत ताज़ा और अच्छी सब्जियां बेचता है। रियल लाइफ से अगर हम कनेक्ट करके समझते हैं चीज़ों को तो वो अच्छे से याद होता है। तो इस तरह से हम जब स्पेसिफिक चीज़ों को ऑब्जर्व करके उनको देख के एक जनरल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। आगे हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, द फर्स्ट लिपस्टिक आई पुल्ड फ्रॉम माई बैग इज रेड। यानी कि जो पहली लिपस्टिक मैंने अपने बैग से निकाली वो रेड थी। द सेकेंड लिपस्टिक आई पुल्ड माई बैग इज रेड। जो दूसरी लिपस्टिक निकाली वो भी रेड थी। पहली लिपस्टिक भी रेड थी, दूसरी भी रेड थी, तीसरी निकाली अगर तीसरी भी रेड थी। तो हम क्या कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ऑल द लिपस्टिक इन माई बैग आर रेड। यानी कि मेरे बैग में जितनी भी लिपस्टिक हैं वो सारी रेड हैं। पहले हमने स्पेसिफिक चीज़ें ऑब्जर्व की कि एक लिपस्टिक निकाली वो भी रेड, दूसरी लिपस्टिक निकाली वो भी रेड। तो हमने क्या कंक्लूड कर दिया कि ऑल द लिपस्टिक इन माई बैग आर रेड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैक्सिमिलियन इज ए शेल्टर डॉग। मैक्सिमिलियन कौन है? एक शेल्टर डॉग है। डॉग का नाम है मैक्सिमिलियन एंड ही इज हैप्पी। तो हम क्या कंक्लूड कर देंगे? ऑल शेल्टर डॉग्स आर हैप्पी। यानी कि जितने भी शेल्टर डॉग्स हैं वो हैप्पी होते हैं। मैक्सिमिलियन एक स्पेसिफिक डॉग था, ना कि जनरल। मैक्सिमिलियन एक स्पेसिफिक डॉग है, उसका नाम है मैक्सिमिलियन और वो खुश है। तो हम क्या कंक्लूड कर देंगे कि ऑल द डॉग्स, हमने ये सारे ही जनरल डॉग्स पर, ये सारे ही डॉग्स पर ये चीज़ हमने कंक्लूड कर दी दैट ऑल शेल्टर डॉग्स आर हैप्पी। इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, जब हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक चीज़ें नोट करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, उनका पैटर्न देखेंगे कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसके बाद हम जनरल कंक्लूजन दे देते हैं, उसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं इंडक्टिव रीजनिंग में मेन जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया? पहले हमने ऑब्जर्व किया। सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया, तो सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन। हमने ऑब्जर्व किया, जैसे कि अभी मैंने लिपस्टिक वाला एग्जाम्पल लिया कि पहली लिपस्टिक निकाली तो वो रेड थी, दूसरी लिपस्टिक निकाली वो भी रेड थी। एक हमने ऑब्जर्व किया और इसका पैटर्न देखा, पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि पहली लिपस्टिक भी रेड, सेकेंड लिपस्टिक भी रेड, थर्ड लिपस्टिक भी रेड। उसके बाद हमने हाइपोथेसिस लगाई कि शायद सारी ही लिपस्टिक रेड हैं एंड लास्ट में हम ये कंक्लूड कर देते हैं कि मेरे बैग में सारी लिपस्टिक रेड हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, आप किसी शादी में गए हो, वहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक महिला आती हैं वो ब्लैक ड्रेस पहने हुए हैं। ठीक है, दूसरी महिला आती हैं वो भी ब्लैक ड्रेस पहने हुए हैं। आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप देख रहे हो। ठीक है, तीसरी महिला आती हैं वो भी ब्लैक ड्रेस पहने हुए हैं। तो आप हाइपोथेसिस लगाओगे कि शायद सारी ही महिलाएं ब्लैक ड्रेस पहन के आई हैं और उस शादी के लास्ट में आप ये कंक्लूड कर दोगे कि भाई आज तो शादी में सारी ही महिलाओं ने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। आप एक हाइपोथेसिस बनाने के बाद आपने ये जनरल कंक्लूड कर दिया, थ्योरी हो गई। तो हम जब ऑब्जर्वेशन से थ्योरी की तरफ चलते हैं, यानी थ्योरी जनरलाइजेशन को ही इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है, जिसमें कि हम एक कंक्लूजन के तौर पर थ्योरी को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले क्या है कि इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं, जैसे कि मैंने सारे एग्जाम्पल में अभी आपको समझाया। इसको पर्टिकुलर टू जनरल भी कह सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ों से हम जनरल कंक्लूजन दे रहे हैं। और इसको क्या कहते हैं? बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। स्पेसिफिक टू जनरल, पर्टिकुलर टू जनरल, बॉटम अप अप्रोच भी इसी को कहते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग को। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जब हम स्मॉल से या फिर जब हम स्मॉल से स्टार्ट करके और लार्ज की तरफ मूव करते हैं, यानी कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं, उसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, अब एक इसका क्या हो सकता है कि कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन प्रीमाइसेस। हमें पता ही है कि जो हमारा कंक्लूजन है वो प्रीमाइसेस पर बेस्ड है। पहले हमने प्रीमाइसेस में सारे स्पेसिफिक फैक्ट्स को ऑब्जर्व किया, उसके बाद ही तो हम कंक्लूजन पर आ रहे हैं। तो कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन प्रीमाइसेस बट इन्वॉल्व्स ए डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ये पॉइंट याद रखने का है कि कंक्लूजन जो है प्रीमाइसेस को फॉलो तो करता है, बट इसमें एक अनसर्टेनिटी रहती है कहीं ना कहीं इंडक्टिव रीजनिंग में, यानी हम लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते उस चीज़ को जो कंक्लूजन है। हमने कंक्लूजन ले तो आए हम,
लेकिन हम उसको जो है अनसर्टेनिटी यानी कि एक शक की गुंजाइश रहती है। जैसे कि हो सकता है कि सारी महिलाएं, हमने जो है 20 महिलाओं को ऑब्जर्व कर लिया या 25 महिलाओं को ऑब्जर्व कर लिया, सारी महिलाओं को तो ऑब्जर्व नहीं किया बैठ के, हम ये नहीं कह सकते। हमने एक कंक्लूजन दे दिया कि सारी ही महिलाएं ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी बनी होती है कि जो हमारा कंक्लूजन है वो लॉजिकली प्रूव नहीं हो सकता। तो अनसर्टेनिटी बनी होती है, एक शक की गुंजाइश रहती है कि ज़रूरी नहीं है ये सच हो। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इंडक्टिव रीजनिंग से रिलेटेड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। डिडक्टिव रीजनिंग इज वन इन विच ब्रॉडली एक्सेप्टेड ट्रूथ्स आर यूज्ड टू प्रूव दैट द कंक्लूजन इज करेक्ट। डिडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब होता है? डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि जो ब्रॉडली एक्सेप्टेड ट्रूथ्स हैं, ब्रॉडली एक्सेप्टेड ट्रूथ्स हैं, तो उनको जो है उनकी मदद से हम अपने कंक्लूजन को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग को हम आसान शब्दों से समझते हैं, जैसे कि ब्रॉडली एक्सेप्टेड ट्रूथ्स क्या हो सकते हैं। एक हो सकता है जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये ब्रॉडली एक्सेप्टेड ट्रूथ है, ये सच्चाई है जिसको सब मानते हैं, ये ब्रॉडली एक्सेप्टेड एक सच्चाई है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। या फिर एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, ये ब्रॉडली एक्सेप्टेड ट्रूथ है कि एजुकेशन जो है वो हमारी सक्सेस के लिए एक की है, ये ब्रॉडली एक्सेप्टेड ट्रूथ है। तो इसके बेस पर इनको यूज करके हम प्रूव करते हैं दैट कंक्लूजन इज करेक्ट। इनके बेस पर हम अपने कंक्लूजन को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ट्रूथ्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने बोला कि एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, या और भी बहुत से जो कि सर्वव्यापी बातें हैं, जैसे सब्र का फल मीठा होता है। इस तरह की जो ब्रॉडली एक्सेप्टेड ट्रूथ्स हैं उनके बेस पर हम अपने कंक्लूजन को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और अच्छे से इसको समझते हैं, द ट्रूथ्स आर जनरली वाइडली एक्सेप्टेड नॉर्म्स हो सकते हैं, रूल्स हो सकते हैं, थ्योरीज हो सकते हैं जिनको सभी लोग मानते हैं, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है। जैसे नॉर्म्स में हम क्या कह सकते हैं, नॉर्म्स में हम कह सकते हैं जैसे अभी मैंने बताया एजुकेशन इज द की टू सक्सेस या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। रूल्स में क्या हो सकता है, रूल्स में हो सकता है जैसे कि एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको कि 0 और 5 जिन नंबर्स के लास्ट में 0 या 5 आता है वो 5 से डिविजिबल होते हैं। ये डिविजिबिलिटी का रूल है कि 0 और 5 अगर किसी भी नंबर के लास्ट में आ रहा है तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ये रूल है, ठीक है। तो 35 जो है वो हमारा एंड हो रहा है 5 से, क्योंकि 35 के लास्ट में 5 आ रहा है, तो हम ये कंक्लूड कर देंगे कि 35 इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो ये हमारा एक रूल हो गया कि भाई हमने देखा कि 0 और 5 अगर किसी नंबर के लास्ट में आ रहा है, वो हर नंबर जिसके आखिर में 0 और 5 आ रहा है वो 5 से डिविजिबल होगा, वो 5 से भाग हो जाएगा। हमने देखा कि 35 जो नंबर है, 35 नंबर है, उसके भी लास्ट में 5 आ रहा है, तो हम ये कंक्लूड कर देंगे कि 35 इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ये हो गया रूल। या थ्योरीज हो सकती हैं कि सबसे पहले वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है कि जो अर्थ है, ठीक है, वो अपनी तरफ सारे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये थ्योरी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो अर्थ है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये थ्योरी है। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम अब स्पेसिफिक पर लेकर जाएंगे, यानी कि जब हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं उसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ये इंडक्टिव रीजनिंग का उल्टा होता है। थ्योरीज मैंने आपको बताया कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी अपनी चीज़ों, वो जितनी भी वस्तुएं हैं उनको अपनी तरफ खींचती है। अब जो एप्पल है वो एक वस्तु है, वो एक ऑब्जेक्ट है, तो पृथ्वी उसको भी अपनी तरफ खींचेगी। ये हमने स्पेसिफिक चीज़ का एग्जाम्पल लेके और फिर कंक्लूड कर दिया कि एप्पल को भी पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी। आपको और अच्छे से अभी आगे समझ में आएगा। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप देखते रहिए, आपकी समझ आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है समझने में, बट आ जाता है। अगर हम रियल लाइफ से कनेक्ट करके चीज़ों को देखते हैं तो वो समझ आ जाता है। तो डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट्स विद ए जनरल थ्योरी, जैसे मैंने अभी बताया एक जनरल थ्योरी जो कि वाइडली एक्सेप्टेड होती है, उससे स्टार्ट होती है एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक कंक्लूजन। हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। एक एग्जाम्पल है ऑल मैन आर मोर्टल, ये जनरल चीज़ है।
सारे ही मैन पर अप्लाई होती है, जनरली अप्लाई होती है सभी पर, पूरी मैन की पूरी प्रजाति पर अप्लाई होती है। ऑल मैन आर मॉर्टल। अब हम एक स्पेसिफिक की तरफ मूव कर रहे हैं। राम इज ए मैन, ये जनरल था, ऑल मैन। अब राम जो है स्पेसिफिक है, हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव कर रहे हैं। राम इज ए मैन, ऑल मैन आर मॉर्टल, राम इज ए मैन, इसीलिए राम इज आल्सो मॉर्टल, देयरफॉर राम इज मॉर्टल। यानी सारे मैन मॉर्टल हैं, राम एक मैन है, इसलिए राम भी मॉर्टल होगा। हम क्या कर रहे हैं, जनरल से और स्पेसिफिक की तरफ मूव करके कंक्लूजन दे रहे हैं अपना। इसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, ठीक है। जैसे कि ऑल डॉल्फिन्स आर मैमल्स, जितनी भी डॉल्फिन्स हैं वो मैमल्स होती हैं, ये जनरल स्टेटमेंट है, जनरल फैक्ट है। ऑल मैमल्स हैव किडनीज, ऑल डॉल्फिन्स आर मैमल्स, यानी कि जितनी भी डॉल्फिन्स हैं वो मैमल्स होती हैं। एंड ऑल मैमल्स हैव किडनीज, और जितने भी मैमल्स हैं उनकी किडनी होती हैं। इसलिए हम कंक्लूजन दे देंगे, कंक्लूड कर देंगे दैट ऑल डॉल्फिन्स हैव किडनीज। हमने स्टार्ट कहाँ से किया, ऑल डॉल्फिन्स से, ठीक है। और हम अब कंक्लूड कर रहे हैं कि जब ऑल डॉल्फिन मैमल्स होती हैं, ऑल मैमल्स के किडनी होती है, तो हमने ये कंक्लूजन दे दिया, इसीलिए सारी जो डॉल्फिन्स हैं उनके किडनी होती है। एक अगला एग्जाम्पल इसका हो सकता है, ऑल मैमल्स हैव बैकबोन्स, ठीक है, ऑल मैमल्स हैव बैकबोन। और ह्यूमंस आर मैमल्स, सारे ही मैमल्स के बैकबोन होती है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। सेकंड है ह्यूमंस आर मैमल्स, और जितने भी ह्यूमंस हैं वो मैमल्स हैं, तो हम कंक्लूजन दे देंगे दैट ह्यूमंस हैव बैकबोन्स, इसीलिए सारे ह्यूमन के बैकबोन होती है। तो इस तरह से जब हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं उसको कहते हैं हम डिडक्टिव रीजनिंग। इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ऑल कैट्स हैव ए गुड सेंस ऑफ स्मेल, यानी जितनी भी बिल्लियां हैं उनको उनके अंदर सूंघने की अच्छी क्षमता होती है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि जितनी भी बिल्लियां हैं उनके अंदर सूंघने की अच्छी क्षमता होती है। अब लूसी आपकी बिल्ली का नाम है, लूसी इज ए कैट, लूसी एक बिल्ली है, तो हम क्या कंक्लूजन देंगे, लूसी आल्सो हैज ए गुड सेंस ऑफ स्मेल, यानी लूसी के अंदर भी गुड सेंस होगी स्मेल की। ये हमने स्टेटमेंट कंक्लूड कर दिया, यानी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम मूव हो गए। जनरल था ऑल कैट्स और स्पेसिफिक हो गया लूसी। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स, यानी जितनी भी चिड़ियां हैं उन सबके फीदर्स होते हैं, ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट है, ओके। अब हम स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, जैसे कुकू इज ए बर्ड। पहले हमने कहा ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स, यानी इस पूरी सारी बर्ड्स की बात की, जो जनरली एक्सेप्टेड जो ट्रूथ है दैट ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स। हम जनरली एक्सेप्टेड ट्रूथ्स की तरफ से हम स्पेसिफिक की तरफ मूव कर रहे हैं कि कुकू इज ए बर्ड, कुकू इज ए बर्ड, तो इसीलिए देयरफॉर कुकू हैव फीदर्स, इसीलिए कुकू के भी फीदर्स होंगे, यानी सारी चिड़ियों के पंख होते हैं, कुकू एक चिड़िया है इसलिए कुकू के भी फीदर्स होंगे। ये हमने कंक्लूड कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है। मैंने बहुत आम एग्जाम्पल, मतलब नॉर्मल एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की जो मेन पॉइंट्स हैं। डिडक्टिव रीजनिंग में हमने क्या पैटर्न फॉलो किया, इंडक्टिव रीजनिंग में जो हमने पैटर्न फॉलो किया था, डिडक्टिव रीजनिंग उसका उल्टा होता है। डिडक्टिव रीजनिंग में हम शुरुआत ही थ्योरी से करते हैं, जैसे कि हमने अभी समझा पीछे, हम शुरुआत ही थ्योरी से करेंगे और उसके बाद हम हाइपोथेसिस लगाएंगे, देन हम ऑब्जर्व करेंगे एंड देन हम कंफर्म करेंगे। जैसे हम ग्रेविटेशन वाला एक बार फिर एग्जाम्पल लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया वो एक थ्योरी है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी, अर्थ, सभी चीज़ों को, सारे ही ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींचती है, ये थ्योरी है। अब हम हाइपोथेसिस लगाएंगे कि जो एप्पल है वो भी तो एक ऑब्जेक्ट है, वो भी तो फिर ज़मीन पर गिरना चाहिए, उसको भी पृथ्वी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहिए। फिर हम उसको सेब को ज़मीन पर डालेंगे, एप्पल को ज़मीन पर डालेंगे, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे उसको, ठीक है। तो पहले आई थ्योरी, फिर हमने हाइपोथेसिस लगाया, फिर हमने उसको ज़मीन पर डालकर ऑब्जर्व किया एंड वो ज़मीन पर गिर गया, यानी हमें कन्फर्म हो गया। तो इसीलिए पहले आएगा थ्योरी, फिर हाइपोथेसिस, देन ऑब्जर्वेशन एंड देन कन्फर्मेशन। इस तरीके से डिडक्टिव रीजनिंग का पैटर्न फॉलो होता है। थ्योरी से स्टार्ट करते हैं हम और कन्फर्मेशन पे एंड होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
जनरल टू स्पेसिफिक जो मैं समझा रही हूँ कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम मूव करते हैं, ये इंडक्टिव रीजनिंग का जस्ट अपोजिट है, या फिर जनरल टू पर्टिकुलर भी इसको कह सकते हैं। और वहां पर क्या यूज हो रहा था, बॉटम अप अप्रोच, यहाँ पर क्या यूज होगा, टॉप डाउन अप्रोच, यानी हम लार्ज चीजों से स्मॉल की तरफ आ रहे हैं, लार्ज से स्मॉल की तरफ आ रहे हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जब हम आते हैं उसको हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि टफ चीजों से और सिंपल चीजों की तरफ आना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ आना, ऊपर से नीचे आना, थ्योरी से नीचे आना। और लास्ट में इसका क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंक्लूजन फॉलोज प्रीमाइसेस लॉजिकली। वहां पर कोई कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी थी इंडक्टिव रीजनिंग में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कंक्लूजन जो है प्रीमाइसेस को लॉजिकली फॉलो करेगा। ठीक है, ये इसके कुछ डिफरेंस भी हो गए और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हो गए। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के इन पॉइंट्स के बेस पर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर भी कर सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोनों का, और साथ में आप इनको अगर नोट कर लें तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नोट करने से हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। अब हम थोड़ा कंक्लूड करेंगे अपने आज के इस लेक्चर को। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में हमने क्या जाना, इंडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब होता है, इसका हम डिफरेंस थोड़ा समझेंगे कि इंडक्टिव में हमने क्या पढ़ा कि ये स्पेसिफिक टू जनरल चलता है, लेकिन डिडक्टिव में क्या होता है, ये जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। ठीक है, इंडक्टिव में क्या फॉलो होता है, बॉटम अप अप्रोच फॉलो होती है, और डिडक्टिव में क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो होती है। ठीक है, इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जनरेट करते हैं ऑब्जर्वेशन, देन पैटर्न, देन हाइपोथेसिस एंड देन थ्योरी। इसमें हमारा ये पैटर्न फॉलो हो रहा था। डिडक्टिव में क्या होगा, फर्स्ट वी जनरेट थ्योरी, देन हाइपोथेसिस, देन ऑब्जर्वेशन एंड देन कंफर्मेशन। फोर्थ पॉइंट है, इट स्टार्ट्स विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स। इंडक्टिव में हम क्या था, स्पेसिफिक फैक्ट से स्टार्ट कर रहे थे, स्पेसिफिक चीजों से स्टार्ट कर रहे थे, जैसे राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, सीता इज मॉर्टल, इसलिए राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, संजय इज मॉर्टल, इसीलिए ऑल मैन आर मॉर्टल। स्पेसिफिक से शुरू किया और फिर हम जनरल की तरफ मूव किया। डिडक्टिव में क्या होता है, इट स्टार्ट्स विद कंक्लूजन। ये कंक्लूजन से ही स्टार्ट होता है, जैसे हम किसी चीज का कंक्लूजन देते हैं उसी से शुरुआत होती है, फिर हम उसको प्रूव करने के लिए आगे की चीजें करते हैं। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बीच का। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं किस तरह से, ये दिसंबर 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, ताकि आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। So the question is, a reasoning where we start with certain particular statements and conclude with a universal statement is called। यानी एक ऐसी रीजनिंग जिसमें कि हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं और यूनिवर्सल स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं या कंक्लूड करते हैं, उसको क्या कहते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी हर एक बात को अच्छे से सुना है और समझा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है डिडक्टिव रीजनिंग, सेकंड ऑप्शन है इंडक्टिव रीजनिंग, थर्ड ऑप्शन इज एबनॉर्मल रीजनिंग एंड डी ऑप्शन इज ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, द आंसर विल बी ऑप्शन बी, इंडक्टिव रीजनिंग। अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे, आपका गलत नहीं होगा। अगर आपकी समझ नहीं आया है, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स में हमें कंफ्यूजन रहता ही है, मैंने कोशिश की है कि आपके हर डाउट को सॉल्व कर सकूं। अगर फिर भी आपकी समझ नहीं आया है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियोस में भी हम लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे अच्छा काम करने के लिए। थैंक यू सो मच।